वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2025 की तेलुगु मूवी था मंटू की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक दिल दहलाने वाला मंजर देखते हैं। वैसे एक शहर में एक फैक्ट्री में आग लग जाती है और उस फैक्ट्री में कुछ ऐसा रखा होता है जिसके जलने से इन्फेक्शन हवा में फैल जाता है। फिर उस फैक्ट्री के आसपास बसे लोगों की मौत का वो कारण बनती है। सभी लोग अपने अपने घर परिवार वालों को लेकर जल्दी जल्दी हॉस्पिटल की ओर दौड़ते हैं, पर इन्फेक्टेड लोगों को बचाया नहीं जा सकता और हॉस्पिटल के ग्राउंड में मरे हुए लोगों की कतारें बिछ जाती है। इसके बाद जब मिनिस्टर को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने पीए से पूछता है कि ये अग्रवाल का फैक्ट्री जला तो उसे मेरे घर आना चाहिए था, वो हमें अपने घर पे क्यों बुला रहा है। और तब पीए बताता है कि सर, अब अग्रवाल साहब के बारे में क्या ही बताएं। देखिए ना, उन्होंने अपनी ये लग्जरी गाड़ी भी भेजी है आपको बुलाने के लिए, क्योंकि वो खुद अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। दरअसल दोस्तों, शुभम अग्रवाल के बाल बच्चे नहीं रहे तो उसने अर्जुन नाम के लड़के को गोद ले लिया था। एक दिन मिस्टर और मिसेस अग्रवाल अर्जुन के साथ ट्रिप पर कहीं जा रहे थे, तभी उनका कार एक्सीडेंट हो गया जिसमें मिस्टर और मिसेस अग्रवाल की तो वहीं पे मौत हो गई। अर्जुन भी बुरी तरह से घायल हो गया। वो बच तो गया मगर उसके कान में एक रेयर प्रॉब्लम हो गई। 20 डेसिबल से ज्यादा की आवाज उसके लिए खतरनाक हो गई थी। अपने एडॉप्टेड पेरेंट्स की मौत के बाद वो अग्रवाल ग्रुप्स का इकलौता मालिक बन चुका था, इसीलिए उसने अपना अच्छे से इलाज करवाया और अपने लिए एक स्पेशल घर का निर्माण करवाया। इसमें 20 डेसिबल से कम का साउंड मेंटेन करने के लिए उसने कई तरह के प्रबंध करके रखे हुए थे, फुल साउंड प्रूफिंग। एक तो उसका घर शहर से दूर एक सुनसान जगह जंगल में होता है। उसके खुद के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो उसके घर के चारों ओर तैनात रहते हैं। अग्रवाल जिन्हें भी अपने घर पे मिलने के लिए बुलाता है, गार्ड्स कार को घर के बाहर ही रुकवा देते हैं। फिर थोड़ा अंदर जाने के बाद चप्पल जूते उतरवा लिए जाते हैं, बेल्ट, मेटल की घड़ी, सोने चैन सब वगैरह उतरवा दिया जाता है। कुछ दूर पर जाने के बाद तो फ्लोर पे सॉफ्ट कपड़े भी बिछे होते हैं। उनके अंदर के स्टाफ्स भी साइन लैंग्वेज में ही बातचीत करते हैं। अगर कोई अग्रवाल से भी बात करता है ना, तो वो अपने कान में साउंड रिडक्शन मशीन लगा कर रखता है ताकि कोई अगर ऊंची आवाज में भी बोले तो उसे ज्यादा नुकसान ना हो। वो पूजा पाठ में बहुत यकीन करता है मगर उसकी घंटी भी दोस्तों बड़ी साइलेंट होती है। इंटीमेट होते टाइम वो लड़कियों के मुंह में कपड़ा ठूस देता है ताकि वो चिल्ला ना सके। अब अग्रवाल के बारे में इतनी बातें जानने के बाद मिनिस्टर फाइनली अग्रवाल से मिल ही लेते हैं और सबसे पहले तो यही सवाल करते हैं कि जब आपकी फैक्ट्री पिछले 6 महीने से बंद पड़ी थी तो उसमें ब्लास्ट कैसे हुआ। जिस पर अग्रवाल कुछ टेढ़ा सा जवाब देता है कि कुछ लोग यकीन रखते हैं निर्माण में और कुछ तबाही में, पर मैं तो यकीन रखता हूँ तबाही से जन्म निर्माण में। तो मिनिस्टर कहता है कि मुझे इतनी फिलॉसफी समझ में कहाँ आती है, मुझे तो बस इतना पता है कि सीएम के लिए 100 करोड़ आप देने वाले हो और मुझे 10 करोड़। इसके अलावा विक्टिम्स की फैमिली को 1-1 लाख, पर मुझे नहीं लगता कि वो लोग 1 लाख में मानेंगे। अगर किसी गवर्नमेंट के काम में भी लोग मारे जाते हैं ना, तो उन्हें इससे ज्यादा मुआवजा मिलता है और आपके पास इतने पैसे हैं फिर भी आप 1 लाख में निपटा रहे हो, बताओ। तो अग्रवाल कहता है कि वो लोग तो वैसे भी अपने परिवार पे बोझ थे, जीते जी तो कुछ कर नहीं पाए, अब क्या मर जाने के बाद 1 लाख भी दे रहा हूँ ना, बहुत है। पर चलो तुम कहते हो तो 2-2 लाख कर देता हूँ, मगर रिपोर्ट हमारे फेवर में ही आना चाहिए, याद रखना। जिस पे मिनिस्टर कहता है कि आपने मुझे और सीएम को हैंडल कर लिया है तो रिपोर्ट कमेटी को हैंडल करना कौन सी बड़ी बात है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं पब्लिक को जो कि कलेक्टर ऑफिस में खड़े हुए हैं, जमा हो रखे हैं और आज इन्हें इनके लॉस के लिए 2 लाख रुपए का हट जाना दिया जा रहा है। मगर ये लोग लेने से इनकार कर देते हैं, ये कहते हुए कि हमें तो इंसाफ चाहिए, हमने हमारे फैमिली मेंबर्स को खोया, उनकी कमी ये 2-4 लाख पूरी नहीं कर सकती। ये लोग तो धरने पे बैठ जाते हैं कि दोषियों को सजा दो, वरना हम ऐसे भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। दूसरी ओर हम जय नाम के एक तीरंदाज को देखते हैं। उसने बहुत सारे मेडल्स जीते होते हैं और अब बारी है ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाने की, जो कि उसका कई सालों से सपना भी है। पर उसके कोच का कहना होता है कि तुम्हारा निशाना वैसे तो कभी भी नहीं चूकता था, पर अभी बिल्कुल सेंटर में नहीं लग रहा, ऐसे में तो गोल्ड जीतना पॉसिबल नहीं है। जिससे जय भी सोच में पड़ जाता है कि लास्ट टाइम में बिल्कुल सेंटर में कब निशाना लगाया था यार, और उसे याद ही नहीं आता। कोच कहता है कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उसे जल्द से जल्द सॉल्व करो, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग में तो कोई कमी नहीं है। इसके बाद जय जाता है अपनी बेस्ट फ्रेंड चित्रा के पास, जो कि एक बिजनेस वुमन है और उसे बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल रहा था। इस मौके पर वो अपनी लाइफ की स्टोरी भी जरा सी बताती है कि मैं 8 साल की उम्र में घर से भाग गई थी अपने अब्यूसिव फादर के डर से। तब 10 साल के जय ने मेरी मदद की थी, अपने पिता से कहकर मुझे एक ऑर्फनेज में डलवा दिया था। और यहाँ दोस्तों वो अपनी जिंदगी में किए गए हर अच्छे काम का श्रेय जय को ही देती है। तभी वहाँ पे जय आता है, जिसके बाद ये लोग केक कट करके अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद चित्रा जय का डल फेस नोटिस करती है और उससे पूछती है क्या प्रॉब्लम है, तो वो अपने कोच की बात बताता है। चित्रा कहती है तुम तो फिजिकली फिट हो, तुम्हारा विजन, बैलेंसिंग, फ्लेक्सिबिलिटी सब कुछ बढ़िया है, 1 नंबर। अगर कोई इश्यू होगा भी तो वो जरूर मानसिक होगा, क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें अंदर से अंदर खाई जा रही है। और तब जय मेडिटेशन शुरू करता है, जिससे उसको समझ आ जाता है कि आखिर दिक्कत कहाँ रही है। फिर वो चित्रा को बताता है कि दरअसल मेरे जन्म के वक्त ही मेरी माँ की मौत हो गई थी। पिता गवर्नमेंट जॉब करते थे
वो अपना ज्यादातर समय काम में ही गुजार दिया करते थे। ऐसे में मुझे पाला पोसा मेरी बड़ी बहन ज्योति ने। मैंने अपनी माँ को तो नहीं देखा, पर मेरे लिए मेरी बड़ी बहन ही मेरी माँ समान थी। वो मेरी बहुत केयर करती थी। पर फिर जब दीदी की शादी की उम्र हुई तो डैड ने उसकी शादी फिक्स कर दी। मगर दीदी किसी और लड़के से प्यार करती थी, तो उन्होंने मुझे एक लेटर दिया और उस लड़के तक पहुंचाने को कह दिया, जिसमें लिखा हुआ था कि मेरे पिता मेरी शादी कहीं और करवा रहे हैं, इसलिए चलो हम चुपचाप कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और फिर मैं उनका वो लेटर लेकर जा ही रहा था, पर दरवाजे में मुझे मेरे पिताजी मिल गए और गलती से मैंने वो लेटर उन्हें थमा दिया। इसके बाद तो मेरे पिता ने मेरी दीदी पे काफी गुस्सा किया। उन्होंने जिससे उसकी शादी फिक्स करवाई थी जबरदस्ती उसी से शादी करवा दी। और जब मेरी दीदी विदा हो रही थी तो उन्होंने मेरे पिता से कहा कि पिताजी, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने शादी तो कर ली है, पर दोबारा आपके घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। और फिर इसके कुछ सालों के बाद पिताजी की भी मौत हो गई, मगर तब भी दीदी ने एक बार भी मेरी खोज खबर नहीं की। तो बस यही बात मेरे दिल में बैठ गई है कि मैंने उस दिन वो लेटर पिताजी से छुपा लिया होता ना, तो आज मेरी दीदी मेरे टच में होती, उनकी शादी उनके लवर से हो गई होती। बस इसी बात का गिल्ट है मुझे, जिससे मैं भुलाने की कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं क्यों ये फिर से मुझ पे हावी हो रहा है। तो चित्रा कहती है, पर इस बात को तो जमाना बीत गया है, अब एक बार तुम्हें अपनी दीदी से मिलकर ये सारे गिले शिकवे दूर कर देने चाहिए। दूसरी ओर हम अग्रवाल के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे उसने कमेटी मेंबर्स को अपने घर पे बुलाया होता है और पैसों का लालच देकर रिपोर्ट अपने फेवर में बनवाना चाह रहा है वो। मगर ये लोग मिनिस्टर की तरह बिकाऊ नहीं होते और तब उन्हें मजबूर करने के लिए वो एक और हथकंडा अपनाता है। उसने कमेटी मेंबर्स की फैमिलीज को भी उठवा लिया था, पर एक मेंबर कहता है कि हम अब भी तुमसे नहीं डरने वाले। तो अग्रवाल सच में उसकी पूरी फैमिली को मरवा डालता है, जिससे तो वो मेंबर्स जोर जोर से रोने लग जाता है और उसके रोने की तेज आवाज से अग्रवाल को दिक्कत हो जाती है। तो अग्रवाल का पीए कहता है कि रो लो मगर आवाज नहीं आनी चाहिए, चुपचाप रो लो, वरना पता है ना तुम्हें भी मार डालेंगे। इसके बाद बाकी के मेंबर्स तो डर जाते हैं, वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए अग्रवाल की बात मान लेते हैं दोस्तों। पर एक लेडी कहती है, हमसे तो तुमने अपनी रिपोर्ट पे साइन करवा लिया, पर हमारी हेड है झांसी मैडम, वो बिकाऊ नहीं है और ना ही वो किसी के बाप से डरती हैं। उनसे साइन करवाओगे तभी ये रिपोर्ट वैलिड होगी। अग्रवाल कहता है कि तुम्हारी झांसी मैडम की फैमिली तो होगी ना, मुझे अच्छे से पता है उसने कब और कैसे साइन करने हैं। दूसरी ओर जय और चित्रा जाते हैं ज्योति के ससुराल, जहाँ ताला बंद होता है। तो रोड साइड में कपड़े आयरन करने वाले से पूछता है, तो बाद में कहता है कि नहीं, इस घर में कोई ज्योति नहीं रहती। वो अपना फोन निकालकर इस घर के मालिक मालकिन और बच्चों की फैमिली फोटो दिखाता है, जिसमें जय अपनी बहन को पहचान लेता है, पर उसे पता चलता है कि वो ज्योति नहीं बल्कि झांसी है। तो पूछने पे वो आदमी बताता है कि झांसी मैडम के ससुर जी ने मन्नत रखी थी बहुत पहले, पता नहीं किस चीज को लेकर, कि अगर ये चीज पूरी हो जाएगी तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ देवी पागाडालामा का फेस्टिवल अटेंड करूंगा। और वो फेस्टिवल हर 12 साल में होता है, इस बार वो हो रहा है तो इसीलिए वो लोग वहाँ गए हुए हैं। झांसी मैडम ने तो अमेरिका, लोंडोना और अहमदाबाद से पूरी फैमिली को बुलाया है। अब आगे इनको पता चलता है कि ये फेस्टिवल होता है अंबारा गोडुगु नाम की जगह में, जो कि आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। यानी कि वहाँ पे कोई कानून व्यवस्था नहीं है, दोनों ही स्टेट उसे अपना नहीं मानती। वैसे भी वहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ और जंगलों के अलावा कुछ भी नहीं है। मोबाइल में नेटवर्क तो सिर्फ मंदिर में ही आता है, क्योंकि वहीं पे टावर लगा हुआ है। फिलहाल झांसी को उसकी स्टाफ अलर्ट कर देती है कॉल करके अपने स्मार्ट वॉच से कि अग्रवाल ने सुरेश की फैमिली को मार दिया है। वो अपने फेवर में रिपोर्ट पब्लिश करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और अब वो जरूर आप और आपकी फैमिली को उठवाने की कोशिश करेगा, इस बात का ध्यान रखना। अब इस बात की खबर झांसी जल्दी से ऊंचे पुलिस अधिकारी को दे देती है। फिर वो जल्दी से अपनी फैमिली के साथ कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। पर रास्ते में ही दोस्तों उसे अग्रवाल के गुंडे मिल जाते हैं, जो कि उसकी गाड़ी पर बार बार टक्कर मारकर गाड़ी को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। और ये चीज जे भी देख लेता है, क्योंकि वो टैक्सी लेकर उसी मंदिर के लिए निकला था चित्रा के साथ, मगर उसकी टैक्सी खराब हो गई थी बीच में, इसीलिए ड्राइवर टैक्सी बना रहा था और गुंडे यहाँ हड़बड़ी में ड्राइविंग कर रहे थे। तो वो टैक्सी में भी टक्कर मार देते हैं, जिससे टैक्सी जंगल के अंदर गिर जाती है और टैक्सी के अंदर होती है चित्रा, वो भी चली जाती नीचे। अब जैसे जय और चित्रा बाहर निकलते हैं ना, वैसे टैक्सी शॉर्ट सर्किट की वजह से ब्लास्ट हो जाती है। तब तक में झांसी की फैमिली बचने के लिए गाड़ी से निकलकर पैदल ही भागना शुरू कर देती है। अब जय को आ जाता है गुस्सा, क्योंकि इन गुंडों की वजह से चित्रा मरते मरते बची थी, इसीलिए वो अब गुंडों की पिटाई करने लग जाता है और सारे गुंडों को मार भगाता है वहां से, जिससे झांसी और उसकी फैमिली बच जाती है। फिर झांसी जय का शुक्रिया अदा करती है। इसके साथ ही वो जय और अपनी फैमिली मेंबर्स को सारी बातें बताती है कि कैसे वाइजेक के एक बंद पड़ी फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसमें कुछ तो रासायनिक तत्व रिलीज हुए, जिससे फैक्ट्री के आसपास के लोगों की भारी मात्रा में मौत होने लग गई और वहाँ पे कई गरीब परिवारों के मसीहा मर गए, यानी कि जो उनको पालते थे। और जब उन लोगों के परिवार वालों ने इंसाफ की गुहार लगाई तो उनके मुंह पे 2 लाख फेंक दिए मुंह बंद करने के लिए, पर विक्टिम्स की फैमिली ने उसको ठुकरा दिया और धरने पे बैठ गए। तब पुलिस ने इस धरने को खत्म करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछार सब करवाई और तब गवर्नमेंट ने एक जांच कमेटी बैठाई, जिसकी लीडर हूं मैं। पर मेरे सारे मेंबर्स को फैमिली की जान की धमकी देकर फैक्ट्री के मालिक ने साइन करवा लिए हैं अपने फेवर वाली रिपोर्ट में और अब वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। पर विक्टिम्स को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे
कल किसी भी हाल में रियल रिपोर्ट सबमिट करनी ही होगी। उसके लिए हमें इस नो लॉ लैंड से निकलना होगा। मैंने छत्तीसगढ़ के कमिश्नर से बात कर ली है और जैसे हम कुसुमी बॉर्डर क्रॉस करेंगे वो हमारे लिए सुरक्षा भेजेंगे, क्योंकि कुसुमी उनके स्टेट में आता है। अब झांसी जे से मदद मांगती है कि क्या तुम हमारे साथ कुसुमी तक चल सकते हो, तो जे भी खुशी खुशी मान जाता है। वो चित्रा के साथ पीछे पीछे चलता है और झांसी और उसकी फैमिली को आगे आगे चलने को कहता है। तो चित्रा पूछती कि तुम्हारी बहन ने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं और तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बहन का नाम ज्योति है, फिर सारे लोग उसको झांसी क्यों कह रहे हैं? जिस पे जे कहता है कि प्लीज ये अपना छोटा सा दिमाग ना खर्च मत करो। दोस्तों यहाँ से आगे जाने पे इस फैमिली का दार्शिक नाम का बच्चा किसी जहरीले पौधे के टच में आ जाता है, जिससे उसकी बॉडी पे बड़े बड़े दाने निकलने लग जाते हैं। वो लोग हेल्प मांगने के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं पर उनके फोन में नेटवर्क नहीं होता और तब चित्रा बताती है कि इमरजेंसी में बिना नेटवर्क के भी कॉल लग जाता है। जे तुम SOS पे कॉल करो। तब दोस्तों जे 112 पे कॉल करता है, जो रत्ना नाम की एक अतरंगी सी लड़की पिक करती है। वो हमेशा शायरी में ही बात किया करती थी। फिर प्रॉब्लम बताने पे वो एक औषधि पौधे के बारे में बताती है और उसे घाव पर लगाने से दार्शिक को थोड़ा कम दर्द होता है। इसके बाद रत्ना अपनी फीस मांगती है 3000 रुपए, जिस पे जे कहता है कि 3000? इमरजेंसी कॉल तो फ्री होते हैं ना, 3000 किस बात के? तो रत्ना बताती लगता है आप नए हो यहाँ पे, यहाँ कोई सरकार नहीं है, एक NGO ने ये पूरा सेटअप किया है ताकि आप जैसे जरूरतमंद मामूली लोगों की मदद हो सके, पर हमारा सर्विस चार्ज है 3000 रुपए। NGO वाले तो मुझे पैसे देते ही नहीं, तो मदद के बदले ही मेरा पेट चल रहा है इसी तरह। और इस जगह में किसी गाड़ी घोड़े पे तो आ नहीं सकती। मेरा एक घोड़ा है विस्की नाम का, तो उसका भी दाना पानी मुझे देखना पड़ जाता है। जंगल में ध्यान दीजिएगा, हर कुछ दूरी पे रत्ना बॉक्स होगा, उसी में मेरी फीस डाल दीजिए। इसके बाद जे फिर से उसे कॉल करता है और कहता है बच्चों को भूख लगी, इन्हें पिज्जा पास्ता और बर्गर चाहिए। जिस पे रत्ना कहती ओहो मिस्टर, ये एक इमरजेंसी सर्विस है, कोई जोमेटो स्विगी नहीं जो तुम्हारा ऑर्डर पहुंचा देगा। भूख लगी है तो जंगल में मौजूद खाने लायक चीजें खाकर ही काम चलाना होगा। इसके बाद वो उसे पहचान बताती है कि आसपास मौजूद चीजों में से किस किस चीज को आप कंज्यूम कर सकते हो। फिर वो जे को याद दिलाती है कि मेरी फीस बॉक्स में डाल देना, उसे मत भूलना। तो दोस्तों वो उसे एक किस दे देता है, जिससे रत्ना थोड़ी नाराज हो जाती है और दोबारा कॉल करने से मना करती है। पर थोड़ी देर में वो वापस कॉल करता है कि बच्चे थक गए हैं, क्या कोई गाड़ी वाड़ी मिल सकती है? वो बताती है कि आप पहले इंसान हो जिसे आज तक गाड़ी की जरूरत पड़ी है, वरना सारे अपनी गाड़ी खुद लेकर आते हैं। चलो मैं कुछ इंतजाम करवाती हूँ। आप अभी कहाँ पे हो? थोड़ा आसपास देखकर बताओ तो, वहाँ पे किस तरह के पेड़ है? तो जे बताता है उसको और उसके बाद वो उसे रोड तक पहुँचने के लिए गाइड करती है और वहाँ पे एक खटारा सी बस भेजने का इंतजाम भी करती है। दोस्तों बस की ड्राइवर होगी गुत्थी नाम की ट्राइबल लेडी, जो कि मनी माइंडेड है क्योंकि उसे अपने बच्चों को अकेला ही पालना पड़ता है। वो इस वक्त उस बस से सामान ढोने का काम कर रही होती है और तभी रत्ना उसे कॉल करके बताती कि जंगल में एक फैमिली फंस गई है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। तो वो सबसे पहले पूछती कि उस फैमिली में कितने लोग हैं। वो फिर जे से पूछकर गुत्थी को बताती कि 14 लोग, और तब गुत्थी पर हेड 1000 रुपए लेने की बात करती है। फिर ये मैसेज वो जे को पास करती है और जे झांसी की फैमिली को बताता है, पर इनके पास इस वक्त उतने कैश नहीं है दोस्तों, और फिर उन्हें सोने के गहने देने पर एग्री होना पड़ जाता है। फिर जब तक ये लोग रोड तक पहुंच नहीं जाते तो चित्रा बातों ही बातों में झांसी से पूछने लगती है कि आपके साथ सिर्फ आपके हस्बैंड की फैमिली मौजूद है, आपके मायके वाले क्यों नहीं है? तो वो बस स्माइल करके आगे चली जाती है। तब ये सेम सवाल वो झांसी के हस्बैंड से करती है, जिसपे वो भी ये कहते हुए बचने की कोशिश करता है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है। और तब चित्रा टॉन्ट मारती है कि हम अपनी जान पे खेलकर आप लोगों को बचा चुके हैं उन गुंडों से, अभी भी सेफ एरिया तक ले जाने में मदद कर रहे हैं और आप एक सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पा रहे। तब झांसी का हस्बैंड सारी बात बता देता है। तो चित्रा झांसी से कहती है कि 20 साल पहले जो हुआ, आप उसके लिए अभी भी अपने भाई से नाराज क्यों हैं? तब झांसी कहती है कि किसने कहा मैं नाराज हूँ, वो तो मेरा पहला बेटा जैसा है, मैं उससे नाराज कैसे रह सकती हूँ? और वैसे भी जब उसने लेटर पिताजी को पकड़ाया था तो वो बहुत ही छोटा था, उसमें उतना दिमाग कहाँ था। पर बात दरअसल ये है कि वो मेरी पास्ट लाइफ थी, मैं उसे याद नहीं रखना चाहती। अगर मैं अपने भाई के टच में रहूंगी तो मुझे मेरा पहला प्यार याद आता रहेगा, जिससे मैं एक लॉयल वाइफ नहीं बन पाऊंगी। मेरे हस्बैंड काफी अच्छे हैं और मैं उनके साथ किसी भी तरह का कोई गद्दारी वाला काम नहीं करना चाहती। मैंने तो अपनी फर्स्ट नाइट पे ही इन्हें अपनी फर्स्ट लव के बारे में सारी बातें बता दी थी। तब इन्होंने कई साल तक वेट किया। इन्होंने मुझसे कहा कि जब तक तुम मुझे अपने पति के रूप में दिल से नहीं अपनाओगी तब तक हम दोस्त बनकर ही रहेंगे। इसीलिए मैंने अपनी पास्ट की लाइफ को पूरी तरह से भुला दिया, अपना नाम तक बदल दिया और अपने पास्ट के किसी भी इंसान के साथ टच में नहीं रही। ये सच्चाई जानने के बाद दोस्तों जे फैसला करता है कि मैं अपनी सच्चाई दीदी को नहीं बताऊंगा कि मैं ही उनका भाई हूँ। वो सोचता है कि एक बार मैं इन्हें सेफ जोन तक पहुंचा दूं, फिर ये अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। पर अब इनके पहुंचने में जब ज्यादा देर होने लगती है तो गुत्थी बस स्टार्ट कर देती है। पर फिर वो अपने रियर व्यू मिरर में देखती है कि जे और चित्रा मिलकर झांसी की फैमिली की एक प्रेग्नेंट लेडी को लेकर आ रहे हैं। तो वो बस रोक देती है। वो लोग उसे बस में बिठा देते हैं, पर जब वो पीछे देखते हैं तो हैरान
क्योंकि अग्रवाल के गुंडे भी आ चुके होते हैं। उन्होंने चारों ओर से झांसी और उसके भाई की फैमिली मेंबर्स को पूरी तरह घेर लिया होता है और अब वो झांसी को मार पीट कर पेपर्स पर साइन करवा रहे होते हैं। तभी जे की नजर पड़ती है बस में रखे तीर कमान में। वो उसे लेकर बस के टॉप पे चढ़ जाता है और तीर से गुंडों को एक एक करके घायल करने लग जाता है। इसके बाद जब तीर खत्म हो जाती है तो वो लास्ट बचे हुए तीर को हाथों से गुंडों को खूब खूब कर मार देता है। सारे गुंडे मर जाते हैं और जो मेन जेम्स नाम का बंदा होता है ना, वही सिर्फ बचा होता है। जे उससे फाइट कर ही रहा होता है कि तब तक में झांसी अपनी पूरी फैमिली के साथ बस पे चढ़ जाती है। गुत्थी तुरंत ही अपना किराया मांग जाती है उनसे कि दो मुझे किराया, और तब झांसी उसे अपने सोने की रिंग उतार कर दे देती है। जिसके बाद तो गुत्थी तुरंत ही बस स्टार्ट कर देती है और तब जे को जेम्स को छोड़कर ही बस की ओर भागना पड़ जाता है, वरना वो इस जंगल में अकेला रह जाता। तभी पीछे से दोस्तों एक चाकू जेम्स जे पे फेंक देता है, जिससे जे घायल तो हो जाता है पर किसी तरह से बस में चढ़ने में कामयाब भी हो जाता है। फिर वो लगाता है रत्ना को कॉल और उससे जड़ी बूटी वाली औषधि के बारे में पूछता है अपने जख्म ठीक करने के लिए। इसके बाद रत्ना उससे किस देती है और कहती है मैंने आपका किस रिटर्न दे दिया बदले में, अब आप मुझे मेरी फीस दीजिएगा इस बार। तो जे और चित्रा बस से उतरकर वो जड़ी बूटी ढूंढने लग जाते हैं। उसी वक्त दोस्तों कमिश्नर लगाते हैं झांसी को फोन और बताते हैं कि मैं अबारा गोडगो के बॉर्डर पे खड़ा हूँ, इसे पार करके मैं रूल ब्रेक नहीं कर सकता, इसीलिए आप लोगों को ही किसी तरह ये बॉर्डर क्रॉस करना होगा। ये जानने के बाद तो झांसी के कुछ फैमिली मेंबर्स कहने लग जाते हैं कि पेपर्स पे साइन करके अपनी जान छुड़ा लेते हैं ना, पर झांसी बताती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने विक्टिम्स की फैमिली से वादा किया था कि मैं उन्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। मैं अपना वादा तोड़ने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। वो बस से उतरकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाती क्योंकि जीप से जेम्स बिन के नजदीक आ गया होता है। अब वो भाले से झांसी को स्टैप करने वाला होता है कि वहाँ पे जे आ जाता है और अपनी बहन को बचा लेता है। दोस्तों तब जेम्स कॉल करके अग्रवाल को बताता है कि झांसी के साथ एक लड़का है जो हर बार उसे बचा ले जा रहा है, मैं अकेले ये मैनेज नहीं कर पा रहा। तब अग्रवाल कहता है कि ठीक है, सारे गाँव में ऐलान करवा दो कि जो भी झांसी और उसकी फैमिली को मारेगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। जल्दी रात हो जाती है दोस्तों और आसपास के गांव वाले उजाला लेकर 1 करोड़ के लालच में झांसी को मारने के लिए निकल जाते हैं। जब रत्ना की बहन उसे टिफिन पहुंचाने आती है तो वो इनाम वाली बात रत्ना को बताती है, जिसके बाद रत्ना तुरंत ही कॉल करके जय को इन्फॉर्म कर देती है। पर जय को संभलने का टाइम तक नहीं मिल पाता क्योंकि अब तो एक गाँव के लोग काफी नजदीक आ चुके होते हैं। और इस वक्त दोस्तों झांसी की फैमिली में जो प्रेग्नेंट लेडी थी ना, उसका वाटर ब्रेकेज हो जाता है, यानी कि उसको लेबर पेन शुरू। गुत्थी तेजी से बस भगा रही होती है पर कुछ दूर जाने के बाद बस भी बंद पड़ जाती है, जिससे फिर इन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए बस से उतरकर भागना पड़ता है। पर वो भागते भागते बस में रखी कुछ मोटी मोटी लकड़ियां, गन पाउडर, ये सब उठा लेते हैं और प्रेग्नेंट लेडी को एक कंबल में लपेटकर अपने साथ लेकर जाते हैं। खुश नसीबी से दोस्तों इन्हें कुछ दूरी पर एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर एक गोलाकार में ढेर सारी सूखी लकड़ियां रखी होती हैं। उन पर ये लोग गन पाउडर डालकर आग लगा देते हैं, जिससे जब गाँव के लोग इन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं तो आग की वजह से इन तक नहीं पहुँच पाते। तभी चित्रा रत्ना से कॉल पे बातें करती है तो रत्ना उनको सारी स्टेप्स बताती है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे करवानी है। इधर गांव वाले तो हार मानने को तैयार नहीं होते, वो एक दूसरे के कंधे पे चढ़ चढ़कर पिरामिड बनाते हैं और फिर पिरामिड के टॉप पर चढ़कर आग को फांद कर गोले के अंदर कूद जाते हैं। पर अंदर इनका इंतजार कर रहा था जे दोस्तों, जो यमराज बनकर बैठा हुआ था। उसने 2 भाले आपस में जोड़ दिए होते हैं और दोनों तरफ के नुकीलेपन से वो उन लोगों को मारने लग जाता है। उनके बीच में यहाँ काफी तगड़ी फाइट होती है, जिसके बाद तो बेबी भी हो जाता है और फिर जे लाशों की मदद से जलती हुई लकड़ियों के बीच में रास्ता बनाता है और पूरी फैमिली के साथ बिल्कुल सही सलामत निकल जाता है। दूसरी ओर जब गुत्थी को इनाम के रकम के बारे में पता चलता है ना, तो वो जेम्स से जाकर मिल जाती है और कहती है अगर मैं अकेले उस पूरी फैमिली को मार दूं तो क्या तुम मुझे पूरे 1 करोड़ रुपए दोगे? वो कहता है कितने सारे मर्द उन्हें नहीं मार पाए, फिर तुम कैसे मारोगी? तो वो कहती है कि भरोसा बनाया है मैंने उनके बीच में, उसी भरोसे का इस्तेमाल करके। और सुनो, रत्ना है ना, वो उन लोगों की मदद कर रही है, तुम जरा उसे देख लो, क्योंकि ये लोग तो नए हैं, बिना उसके गाइडेंस के यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। दूसरी ओर दोस्तों हम देखते हैं कि फैमिली की छोटी बच्ची दित्या मिसिंग हो गई है। तो जय चित्रा से कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं दित्या को ढूंढ कर लाता हूँ। दित्या एक सूखे कुएं में गिर गई थी और वो हाथ लग जाती है गाँव के मर्दों के पास। इधर चित्रा और बाकी लोगों को देख जाती है गुत्थी, जो कि तांगे पर होती है, और वो कहती है मैं आप लोगों की मदद के लिए घोड़ा गाड़ी लेकर आ गई। गुत्थी पे भरोसा करके ये लोग बैठ जाते हैं दोस्तों, और थोड़ी ही देर में इन्हें नींद भी आ जाती है। फिर जब इनकी नींद खुलती है तो ये लोग खुद को एक गुफा में पाते हैं, जहाँ पे गुत्थी हाथों में दरांती लेकर खड़ी होती है इनको मारने के लिए। ये लोग उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं और इधर जय देखता है कि गाँव के लोग इकट्ठा होकर दित्या को मारने वाले हैं, मगर उनकी आंखों के सामने से जय दित्या को उड़ाकर लेकर जाता है। हालांकि वो लोग जय का पीछा करते हैं उसे मारने के लिए, तब उन्हीं की एक दरांती से जय उन्हें काटना शुरू कर देता है दोस्तों, इतना खतरनाक। इधर वो गुत्थी अकेले ही झांसी की
पूरी फैमिली पे भारी पड़ जाती है। वो सभी को काफी हद तक अधमरा भी कर देती है मार मार कर। पर आखिर में जब वो चित्रा को मारने की कोशिश कर रही होती है तो चित्रा गुत्थी के बालों से वो हड्डी वाला हेयर क्लिप निकालकर गुत्थी की आंख में खोप देती है, जिससे गुत्थी दर्द के मारे बेहोश। पर वो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी दोस्तों। जैसे ही चित्रा पलटती है वो उस पे सीधे वार कर देती है। वो एक फूटी हुई आंख से दोस्तों चित्रा को बहुत ही बेरहमी से मारती है, लगभग वो उसकी जान ले लेती है। पर चित्रा फिर जल्दी से हिम्मत जुटाकर इस बार गुत्थी का गला दबा कर ही उसे मार डालती है। दूसरी ओर जे समझ जाता है कि इतने सारे लोगों को मैं अकेला सामना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो सही मौका देखकर भाग खड़ा हो जाता है। और जब वो लोग उसके पीछे आते हैं ना तो जे एक पेड़ पे लटक कर चमगादड़ की ओर जलती हुई मसाल फेंक देता है, जिससे चमगादड़ इधर उधर भागने लग जाते हैं और इससे गांव के मर्द हो जाते हैं गुमराह कि जे किस ओर भागा। वहीं दित्य की एक मेडिकल कंडीशन होती है। शॉकिंग चीजें देखने से उसे हिचकी और मुंह से ब्लड आ जाता है, इसीलिए वो भी हो जाती है बेहोश। तब जे उसका हाथ पैर काफी देर तक रगड़कर उसे होश में लेकर आ जाता है। और जब वो झांसी की फैमिली के पास पहुंच जाता है ना तो देखता है कि वो लोग तो चित्रा को घेर कर खड़े हुए हैं, क्योंकि चित्रा अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आखिरी बार जे को देखने के लिए ही रुकी हुई थी, क्योंकि जब वो जे को देखती है तो उसे उसका मकसद याद दिलाती है कि तुम्हें इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आना है। और फिर वो मर जाती है दोस्तों। फिर जे चित्रा के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए उसकी बॉडी को दफना देता है। इधर जब रत्ना के गांव वालों को पता चलता है कि रत्ना हमारा नहीं बल्कि उनका साथ दे रही है तो वो रत्ना के बांस के बने ऑफिस में जलती हुई मसाल फेंक देते हैं। रत्ना को मारने के लिए दो मर्द आए होते हैं, जिनसे निपट कर रत्ना किसी तरह से अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग जाती है। इधर एक पुल पे जेम्स के लोगों ने ट्रैप सेट करके रखा होता है। जैसे जय गुत्थी के घोड़े गाड़ी से आता है ना वैसे ही वो चीज ब्लास्ट हो जाती है, घोड़ा गाड़ी टूट जाता है, सारे लोग यहाँ वहाँ छिटक जाते हैं। तब जय देखता है कि न्यू बॉर्न बेबी उसी साइड में जा गिरा है जहाँ पे ढेर सारे बॉम्ब ट्रैप्स हैं। और तब किसी तरह से जय जाता है उस साइड में और वहाँ से बेबी को लेकर सेफली आ जाता है दोस्तों। और इतनी देर में जेम्स झांसी की फैमिली को मारने की कोशिश करता है। तब झांसी उससे भिड़ जाती है, जिसकी वजह से जेम्स उसे बहुत ही बुरी तरह से स्टेप कर देता है। फिर जय आता है उससे फाइट करने, वो सारे लोगों को मार गिराता है और जेम्स की जीप लेकर बॉर्डर क्रॉस कर जाता है। सारे फैमिली मेंबर्स काफी घायल होते हैं दोस्तों। सभी को हॉस्पिटल ले जाकर उनका इलाज करवाया जाता है। झांसी को तो होश ही नहीं आता और आज 9 बजे तक उसे रिपोर्ट भी सबमिट करनी थी, पर अग्रवाल ने अपनी प्राइवेट आर्मी को शहर में तैनात कर दिया था ताकि रिपोर्ट ऑफिस तक पहुंच ही ना सके। अब दूसरी ओर अग्रवाल के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर कमेटी मेंबर्स समझ जाते हैं कि झांसी मैडम बॉर्डर क्रॉस कर गई है। इससे वो ताना मारती है और तब अग्रवाल का पीए मेंबर्स को अग्रवाल का माइंड सेट बताता है कि उसने अपने एडॉप्टेड पेरेंट्स को जानबूझकर कार एक्सीडेंट में मारा था ताकि वो उनके सारे जायदाद को हत्या सके, साथ ही कार एक्सीडेंट में मौत होने की वजह से इंश्योरेंस के पैसे भी पा सके। इस तरह से उसने अपने नुकसान में चल रही फैक्ट्री में आग लगवा दिया ताकि फैक्ट्री का इंश्योरेंस अमाउंट उसे मिल सके। दूसरी ओर दोस्तों झांसी को होश आ जाता है, पर अभी भी उसे कई घंटों तक ऑक्सीजन लगाए रखने की सलाह दी जाती है। तब जे एक लॉरी में पूरे परिवार को डालकर ऑफिस ले जाने लग जाता है। रास्ते में उसे बहुत सारे अग्रवाल के लोग मिलते हैं जो उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, पर किसी तरह से जे पहुंच जाता है लॉरी लेकर अग्रवाल के घर। पर जब वो लोग लॉरी के पीछे का हिस्सा खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें तो कोई है ही नहीं। दरअसल जे ने इन लोगों को डाइवर्ट किया था ताकि झांसी को सही सलामत ऑफिस ले जाया जा सके एम्बुलेंस से। जे को देखने के लिए दोस्तों अग्रवाल भी अपने रूम से बाहर निकलता है, पर एक स्पेशल ग्लास बॉक्स में। वो भी हंसने लग जाता है कि ठीक है तुम ही मेरे पास चले आए, अब तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए तो वहाँ कोई भी नहीं है और ऑफिस में मेरे बहुत सारे आदमी हैं जो मेरे ऑर्डर पे कुछ भी कर सकते हैं। अचानक से जे कूदते फांदते पहुंच जाता है अग्रवाल के सामने और उसके ग्लास बॉक्स पे हमला करने लगता है और अग्रवाल के लोगों से कहता है कि अगर मेरे नजदीक आने की कोशिश भी की तो मैं ये सच में फोड़ दूंगा। इसके बाद वो उन्हें डरा धमका कर अग्रवाल को उसके ग्लास बॉक्स के साथ लेकर जाता है ऑफिस, जहाँ पे विक्टिम्स की फैमिली मौजूद होती है। उन्हें जब पता चलता है ना कि सारा कुछ इस आदमी ने अपने मुनाफे के लिए किया है तो वो ग्लास तोड़कर उसको बाहर निकालते हैं और उनके सामने ताली पे चम्मच पे हर चीज मारते हैं, उसे टॉर्चर करने लगते हैं। वो लोग उसे आवाज से तब तक टॉर्चर करते हैं जब तक कान से उसके खून नहीं बह जाता और वो मर नहीं जाता। फिर झांसी अपनी रियल रिपोर्ट सबमिट कर देती है जिसमें जो सच था वही लिखती है। इसके बाद कलेक्टर अनाउंस करती है कि अग्रवाल की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब बराबर भाग में विक्टिम्स की सारी फैमिलीज में बांट दी जाएगी। जिसके बाद सभी झांसी को थैंक यू बोलते हैं तो झांसी कहती है मैं इसका सारा क्रेडिट जे को देना चाहूंगी। और तब सभी लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि ये लड़का है कौन। तो झांसी कहती है कि मेरी और मेरी पूरी फैमिली की जान बचाने के लिए इसने जो कुछ भी किया है उसके लिए तो मैं इसे अपना भाई ही समझूंगी। आज से ये मेरा भाई है, इसने मेरी मदद की इस रिपोर्ट को सही सलामत ऑफिस तक पहुंचाने में, तभी आप सभी को इंसाफ मिल पाया है। फिर दोस्तों 6 महीने के बाद का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जे अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ चुका है। वो उस गोल्ड मेडल के साथ पहुंच जाता है चित्रा की कब्र पे। वो ये मेडल उससे डेडिकेट करता है और फिर वो जाता है मिलने रत्ना से उसके गाँव,
क्योंकि दोस्तों उस वक्त बातों ही बातों में रत्ना ने उसे बता दिया था कि मुझे पैसों की मजबूरी है। दरअसल मैंने सेठ से कुछ पैसे उधार लिए थे जिसे मैं चुका नहीं पा रही और वो मुझे शादी करने पे मजबूर कर रहा है अपने साथ। तो जय ने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हारी उधारी चुका दूंगा, फिर तुम्हें जिससे मन हो उससे शादी कर लेना। तो जय भी अपने उसी वादे को पूरा करने आ गया है। इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बताइए आपको कैसी लगी ये स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।